तो ये आपको, और वहीं पे अब एक और शेयर दीपावली से संबंधित जो है वो शेयर करना चाहेंगे। ये डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब ने भेजा है, जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। डॉक्टर ए.के. झिंगन दिवाली के संबंध में एक बहुत संदेश दे रहे हैं। इंग्लिश में है, इसलिए इंग्लिश में एज इट इज मैं इसको पढ़ता हूं, क्योंकि आप सभी इतना जानने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, फॉर दिस दिवाली, डॉक्टर ए.के. झिंगन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेट अस लाइट 2 wild clay lamps at our gates or doorstep. One for our brave soldiers on the icy front who would not be home this Deepavali. जो हमारे सीमा पे सैनिक जो हैं वो घर नहीं आज दीपावली पे आ पाएंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि एक दिया जलाइए। द अदर वन फॉर आवर ब्रेव हार्ट हेल्थ वर्कर्स and the ones who succumbed to this horrible COVID-19, their families will have a dark Diwali. तो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी उन्होंने एक दिवा जलाने की अपील की है। The clay lamps will help local poor artisans with meager earning. जो लोग मिट्टी के दिए वगैरह जलाते रहेगी तो उनके घर में भी दीपावली जलेगी। माई फैमिली शैल बी डूइंग दिस, यानी डॉक्टर ए.के. झिंगन कह रहे हैं मैं ऐसा करता हूं, इफ यू एग्री, अगर आप हमसे सहमत हैं, फॉरवर्ड दिस टू एज मेनी टू मेक ए मीनिंगफुल रिमेम्बरेंस फॉर द वंस हु विल मिस आउट दिस दिवाली, विशिंग यू एंड योर फैमिलीज अ वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन। तो डॉक्टर ए.के. झिंगन जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, और उनके बारे में बता दें कि वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने आरजेएस का ये राष्ट्रीय सम्मान जो है वो घोषित किया। कल हमने दिखाया था वैसे, लेकिन अगर आज भी दिखा दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस थोड़ा मैं ढूंढ लेता हूँ, शायद मिल जाए। डॉक्टर ए.के. झिंगन काफ़ी अरसे से, जब गांधी पीस फाउंडेशन में और एनडीएमसी में कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, तो अपनी भागीदारी उन्होंने दिखाई थी। मिल गया। तो ये है आरजेएस डॉक्टर और श्रीमती कमलेश झिंगन। अपने माता पिता जो पाकिस्तान के झंग, जो कि अविभाजित भारत का पंजाब है, वो वहाँ पे मूल निवासी थे, और स्वर्गीय श्री राजेंद्र नाथ झिंगन, श्रीमती सावित्री देवी झिंगन, और सरकारी नौकरी किए, और उसके बाद वो मुरैना में सेटल्ड हो गए, मध्य प्रदेश में। तो उनकी स्मृति में स्वामी विवेकानंद के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब, जो दिल्ली के जाने माने, और इनकी कहानी भी कल हम लोगों ने सुनाई थी कि ये डायबिटोलॉजिस्ट तब बने जब इनके साथ ऐसी एक दुर्घटना देखी एक आदमी की, जो कि डायबिटीज का पेशेंट था, और रात में इनको बुलाया गया। अब फिजिशियन थे ये शुरू में। इन्होंने हम लोगों की जो मैगजीन थी आरजेएस सकारात्मक राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, कल हमने मैगजीन को दिखाया था। आरजेएस की 2 मैगजीन आ चुकी है, और तीसरी वो किताब आने वाली है, जिसमें ये सारे अवार्ड्स के बारे में पूरा एक पेज दिया जा रहा है। ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आप जो जैसे विवेकानंद के बारे में और डॉक्टर ए.के. झिंगन जी के बारे में अपना जो है विवरण रहेगा उस किताब में, और उनके पिताजी के बारे में, वो सरकारी कर्मचारी थे और रिटायरमेंट के बाद मुरैना में वो बस गए, और डॉक्टर ए.के. झिंगन दिल्ली आ गए। रजौरी गार्डन में आप हैं, ये अपना डायबिटोलॉजी का जो सेंटर है, वहाँ सोशल वर्क। बड़ी खासियत यह है कि मॉर्निंग वॉक जब करते हैं आप पार्कों में, तो वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, तो उन लोगों को ये डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। और डायबिटीज़ मेला भी इन्होंने कितने लगाए हैं, और इन्हीं सब कामों के चलते जो है इनका नाम काफ़ी देश भर में फैला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम पर है, 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम पे घोषित हुआ है। तो डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब ने एक सकारात्मक कार्य किया, अपने माता पिता को याद किया। और ये 2 साल पहले की फोटो है, जब आरजेएस की दूसरी मैगजीन प्रकाशित हुई थी, तो डॉक्टर साहब को भेंट किया गया है। और ये एनुअल डायबिटीज हेल्थ मेला हेल्ड ऑन 8 दिसंबर 2018 एंड 19 दिसंबर। तो ये है डायबिटीज एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, रजौरी गार्डन। तो ये बिल्कुल आरजेएस फैमिली से काफ़ी करीबी
का नाता है, काफ़ी जुड़े हुए हैं, और आपने विवेकानंद जी के नाम पे अपने माता पिता का ये सम्मान घोषित किया। बीच में हम ब्रेक करते हैं क्योंकि हाफ एन आवर हो गया है, और चूंकि आपके विचारों पर ही आधारित ये प्रोग्राम करना है, इसमें एक और चीज जानकारी बता दूं, आरजेएस का अपना कोई एजेंडा नहीं है, हम लोग कहीं स्क्रिप्टेड नहीं है, और अभी तक आरजेएस के 5 साल ये अभियान चले हैं, हम लोगों पर किसी चीज का कोई दबाव भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल फ्री, सकारात्मक भारत आंदोलन तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी भी तरह का। जिस समय दबाव आएगा, मैं चाहूंगा कि वो ग्रुप को भी बताएं किस तरह के दबाव आ रहे हैं, या मेरे ऊपर अगर कोई दबाव आता है तो आप लोगों तक उसको निर्भीक होकर शेयर किया जाएगा कि इस तरह के दबाव आ रहे हैं। तो आइए, ये हम भारतीय, आप भारतीय, और जी पटना से जुड़े हैं, दीपक स्मिता श्रीवास्तव दिल्ली से, विकास झा जी हरिद्वार से, अमित कुमार जी और अनिल कुमार गुप्ता जी, आप जुड़े हैं, आपका धन्यवाद। आरजेएस स्टार नरेंद्र टेसर जी, आरजेएस स्टार इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ये उपाधि बड़े सोच समझ के दिया जाता है। तो आप सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर, क्योंकि वो समाज का एक है, अब 25 राज्यों का है, इसलिए राष्ट्रीय सम्मान अब घोषित हो गया है। अगला जब राष्ट्रीय कार्यक्रम अवार्ड फंक्शन होगा, उसमें अब राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा पहली बार। लेकिन आप राष्ट्रीय स्टार इसलिए हैं क्योंकि आपने 7 बैठकें की थी, तो इसलिए वो आप राष्ट्रीय स्टार इसलिए कहे जाते हैं। सुशील खन्ना जी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़ते हैं। आप लिखते हैं, वंदे मातरम, आरजेएस परिवार के सभी जांबाजों को दिल की गहराइयों से आभार। आपका भी आभार कि आप जुड़ते हैं, इन चीजों को शेयर करें। वो जो पुण्य कार्य आप करेंगे, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इन बातों में आपका नाम लिया गया, ये यूट्यूब पर लग जाएगा, तो वहां लोगों तक आपके ये विचार, जो आपने दिल की गहराइयों से जो आभार व्यक्त किया है, ये खासियत है आपके कमेंट बॉक्स में, कमेंट करने का। आकांक्षा दी दिल्ली से, और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के लिख रहे हैं, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की विधि आरजेएस परिवार से जानने की। अच्छा, जी 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 जी, वो तो सर आप तो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, तो इसमें आप ही कमेंट कर देते, क्योंकि आप बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, और आपका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आप कवि भी हैं, कभी कभी आप कविता भी इसमें लिख देते हैं, तो उसका बड़ा स्वागत है। हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे, तब तक आप समय ले लीजिए, और आपकी कविता, और हमारे मुकेश भटनागर जी भी वो भी दिख रहे हैं हमें स्क्रीन पर। तो आपका मुकेश भटनागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप राष्ट्रीय वेबिनार में भी जुड़े थे, और आपने बहुत अच्छा अपने माता पिता के बारे में जो बताया था, वो भावुक हो गए थे आप। दरअसल यही हम लोगों को जो है यहीं पर पहुंचना है, कि आपने अपने, मुझे याद आ रहा है कि उस राष्ट्रीय वेबिनार में कई राज्यों के लोग जुड़े थे, और मुकेश भटनागर जी ने जब उनके पिताजी ने, जब इनकी माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो आपके पिताजी ने आपको कहा कि बेटा, तुमने अपने माँ की बहुत सेवा की, और उस समय कहते वो वक्त जो है ना, वो भावुक हो गए थे। तो यही आशीर्वाद हम लोगों को लेना है अपने माता पिता के। कई अतृप्त इच्छाएं रहती हैं, हम लोग जान नहीं पाते हैं कि हम लोगों को पालते पोसते माता पिता अपनी कितनी आकांक्षाओं को, कितनी अपनी जो इच्छाएं उनकी अधूरी रह जाती हैं, वो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, और जब हम लोग उनको स्मरण करते हैं तो ये तक डायरेक्ट पहुंचता है। ऐसी मान्यता है कि क्योंकि आत्मा तो कभी अजर अमर होती है, शरीर भी बदल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग उनको याद करते हैं तो आप मान लीजिए कि वो हम लोगों के साथ हैं, और एक नई पीढ़ी तक ये संदेश अगर जाता है तो परिवार में बढ़ता है। इसको, एक अनूठे अभियान को भारत में इतने भव्य पैमाने पर किया जा रहा है कि आज तक भारत में आरजेएस ही है वो जिसने सकारात्मकता का झंडा भारत में। तो इसलिए ये इतिहास का पार्ट बनने जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लगातार बैठकों में भी, आप जानते हैं कि सकारात्मक बैठकें की गई और सकारात्मक पत्रकारिता किया गया, तो उसके द्वारा हम लोग श्रद्धांजलि देते थे अपने महापुरुषों को। कई 100 महापुरुषों को श्रद्धांजलि आरजेएस दे चुका है, तब जाके इस तरह के आशीर्वाद मिले कि हम लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों का सम्मान करने जा रहे हैं, और किताब के अंदर उसको डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जो पूरे भारत में किताब जाएगी। तो इसलिए तो मेरे ख्याल से आप सुशील खन्ना जी, आप लिखिए इसमें कुछ, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी पटना से जुड़े हैं, वंदे मातरम। चितरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, और लिखते हैं
राजनीतिक वकील तथा पत्रकार थे। आप चितरंजन दास जी के बारे में लिख रहे हैं। अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 के अभियुक्त अरविंद घोष का बचाव किया था। कई और राष्ट्रवादियों और देशभक्तों की तरह इन्होंने भी असहयोग आंदोलन के अवसर पर अपनी वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली। उनके जन्मदिन के दिन मैं श्री चितरंजन दास जी को नमन करता हूं। प्रभु मेरी एक राष्ट्र की सोच को शक्ति सामर्थ्य दे। जय मां भारती। एक बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष हैं। आरजेएस के अंदर आपको आध्यात्मिकता का दिया गया है कि आप बिल्कुल ही बहुत ही आध्यात्मिक हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी बहुत काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और लेखक भी हैं और कवि भी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सकारात्मक भारत आंदोलन। और जी और जुड़े हैं डॉक्टर शेख वहाब साहब जो इस्लामिया कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं तमिलनाडु में। तो धन्यवाद शेख वहाब साहब जुड़ने के लिए। और मुकेश भटनागर जी लिखते हैं वंदे मातरम, तो आपको भी वंदे मातरम। एस डोगरा साहब देख रहे हैं, आपको भी जय हिंद। वरिष्ठ पत्रकार हैं डोगरा साहब। और लवलीन निगम साहब आकाशवाणी की उच्चाधिकारी हैं और न्यूज़ रीडिंग के रूप में भी आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, एफएम गोल्ड पर या और चैनलों पर। लवलीन निगम जी ने काफ़ी समय से न्यूज़ रीडिंग आकाशवाणी की उच्चाधिकारी हैं। अभी मुझे नोटिस हो रहा है वो देख रही हैं। तो लवलीन मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे अधिकारी जो इतने बड़े संस्थान में काम कर रही हैं, तो सकारात्मकता की वहाँ पर भी बहुत ज़रूरत है। और काफ़ी लोग आकाशवाणी का, हम लोगों ने पहले ही आकाशवाणी और दूरदर्शन को सकारात्मक चैनल घोषित किया हुआ है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की तरफ से हम लोग पहले से ही आकाशवाणी और दूरदर्शन का सम्मान करते हैं। लोग उसको सरकारी चैनल बेशक कहते हैं, लेकिन आईएएस का इंटरव्यू जब मैं आकाशवाणी की तरफ से इंटरव्यू करने गया था वंदना राव का, जो कि फोर्थ टॉपर थी महिलाओं में, फोर्थ टॉपर थी वो। और कांगनहेड़ी गांव जो छावला गांव है दिल्ली के अंदर, वहाँ वो उनका गांव था। मैं गांव पहुंचा था उनके दादी जी से भी मिला था, उनके पिताजी से जो कि हरे राम यादव जी कुछ ऐसा नाम है, और वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में नौकरी करते थे। उन सभी परिवार, उनके भाइयों से मिला। जब वंदना राव जी से पूछा गया कि आपने जनरल नॉलेज वगैरह सवाल किया, तो वंदना राव ने कहा कि आकाशवाणी का मैं वो करंट अफेयर्स वगैरह प्रोग्राम जो आता है वो मैं सुना करती हूँ, न्यूज़ एनालिसिस, स्पॉटलाइट वगैरह के बारे में बताया। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि देखिए आकाशवाणी कैसे गांव-गांव में पहुंचा हुआ है और आईएएस के एस्पिरेंट जो हैं वो उसकी तैयारी करते हैं। इसलिए आकाशवाणी अपने बच्चों को, या अब तो मोबाइल में भी आ गया है, ये इनके गाने भी आकाशवाणी में सुसंस्कृत गाने होते हैं। हमने तो 25 साल आकाशवाणी में काम अभी भी कर रहा हूं, तो हमने ये देखा कि आकाशवाणी में संस्कृति अभी भी बची हुई है। समाचारों में भी आप सुनेंगे तो एक जो चैनलों में नहीं मिलती है चीज़, वो चीज़ें वहाँ संस्कार मिलते हैं। आकाशवाणी एक सकारात्मक चैनल है, इसीलिए मैं यहाँ पे बात बताना चाह रहा था। मुकेश भटनागर जी, दिवाली दीवारों पर दीप माला ही नहीं, दिलों में दीप प्रज्वलित करने की अधिक आवश्यकता है। जी हाँ, आप तो कवि हैं, आपकी कविता भी आ जानी चाहिए, और आप तो फनकार हैं। 1 मिनट में आप दीपावली की कविता, वो आपने आज फेसबुक पे शेयर किया था, किसी और की कविता थी, वो आपने उनको क्रेडिट देते हुए शेयर किया था, बहुत अच्छी वो कविता थी। हरीश कुमार शर्मा जी का कल वीडियो उन्होंने भेजा था। तो शर्मा शिक्षक हैं और दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और अभी योग से अमृतत्व सह पर्यावरण समस्या एवं समाधान के लेखक डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी पटना से जुड़े हैं। ये सब बातें इसलिए होती हैं क्योंकि आप लोग कुछ हल्का महसूस करें, कुछ आपके बारे में बातचीत करें। तो आप लोग, मैंने तो वैसे बता दिया है, लेकिन 2 लोग रह गए हैं जो लिख देते कि कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वो परिचय और लोगों के लिए भी हो जाता। बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कहाँ से जुड़े हुए हैं। अब जल्दी आप लोगों को हम इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि आज आप जानते हैं कि 5 नवंबर हम लोग महापुरुषों के बारे में भी बातचीत करते हैं, तो इस बारे में चर्चा करते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास 1870 को 5 नवंबर को जन्मदिन। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी 1917 को 5 नवंबर को जन्मदिन। उदय राज सिंह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार का 1921 को 5 नवंबर को जन्मदिन।
और फिरोज शाह मेहता भारतीय राजनेता और मुंबई नगर पालिका के संविधान चार्टर के निर्माता। 1915 में 5 नवंबर को पुण्यतिथि, और 5 नवंबर को पुण्यतिथि 1950 में जिनके फयाज खां ध्रुपद और ख्याल गायन शैली के श्रेष्ठतम गायक। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन जिन्हें कहा जाता है प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि, 5 नवंबर 1998 को पुण्यतिथि। बी आर चोपड़ा की भी पुण्यतिथि 5 नवंबर 2008। हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक भूपेन हजारिका, भारत के विलक्षण कलाकार जो अपने गीत स्वयं लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते भी थे। और 2011 में आपका पुण्यतिथि 5 नवंबर पुण्यतिथि। विजय देवनारायण शाही प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक, 1982 5 नवंबर को आपका पुण्यतिथि विजय देवनारायण शाही। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सप्ताह चल रहा है। और पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया 5 नवंबर है, और इसको कई लोग याद भी रखते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज इस तरह के पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में बताया जाता है। वहीं पर हम लोग 2 दिनों की चर्चा करते हैं। अगले दिन जो है ना वो 6 नवंबर है। जितेंद्र सिंह जो भाजपा में है, वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं। 1956 में 6 नवंबर को जन्मदिन। यशवंत सिन्हा लोकसभा अध्यक्ष, 6 नवंबर 1937 को जन्मदिन। 6 नवंबर 2010 को सिद्धार्थ शंकर रे, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की पुण्यतिथि। 6 नवंबर 1985 संजीव कुमार जो हिंदी फिल्म के अभिनेता का 6 नवंबर पुण्यतिथि। प्रसिद्ध फिल्में उनकी हैं संघर्ष, खिलौना, सीता और गीता, आंधी, मंचली, अंगूर, नमकीन, दस्तक, शोले, अर्जुन पंडित और मौसम आदि। और एक और जानकारी देना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था 6 नवंबर 19। गांधी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनिकों के इस मार्च का नेतृत्व करते हुए 6 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पर 6 नवंबर 1860 को अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। 1943 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपे थे। तो यह है कुछ संजीव कुमार जी को श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि उस जमाने में शायद आप लोगों ने भी संजीव कुमार के अभिनय को देखा होगा। ये बहुत ही उम्दा अभिनेता थे और इनकी फिल्में बहुत ही अलग अलग निभाए हैं। तो बेस्ट एक्टर हैं ये फिल्म इंडस्ट्री के। तो जैसे खिलौना से संजीव को पहचान मिली, इसमें उन्होंने एक पागल का किरदार निभाया था। इस फिल्म में इनके किरदार को फिल्म की नायिका मुमताज से प्यार हो जाता है। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। थोड़ा बहुत और जानकारी इनके बारे में दे देते हैं कि 9 जुलाई 1938 को जन्मे अभिनेता संजीव कुमार का वास्तविक नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला है। संजीव कुमार फिल्म अभिनेता का नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला। और सूरत में जन्म लेकर आरंभिक 7 वर्ष वहां गुजारने के बाद संजीव कुमार का परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। अभिनय का शौक जागने पर संजीव कुमार ने इप्टा के लिए स्टेज पर अभिनय करना शुरू किया। इसके बाद वे इंडियन नेशनल थिएटर से जुड़ गए। हम हिंदुस्तानी 1960 में बनी संजीव कुमार की पहली फिल्म थी। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। तो ये सब लोगों के लिए बड़े, हर आदमी जो है अगर वो फिल्म स्टार का कोई बेटा बेटी नहीं है तो संघर्ष का परमानेंट जगह होती है। ये देखना चाहिए कि शॉर्टकट में कुछ भी नहीं होता है। अगर जनता का पसंदीदा एक्टर बनना है तो हर फिल्म एक्टर को चाहिए जो आर्टिस्ट है मेहनत करे, और बहुत मेहनत करने के बाद निश्चित रूप से उसको कामयाबी मिलेगी। जैसे संजीव कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि 1968 में रिलीज हुई राजा और रंक की सफलता ने संजीव कुमार के पैर हिंदी फिल्मों में मजबूती से जमा दिए। संघर्ष जो कि 1968 में बनी थी, वे दिलीप कुमार के साथ छोटे से रोल में नजर आए थे। छोटी सी भूमिका में उन्होंने बेहतरीन अभिनय कर अपनी छाप छोड़ी और दिलीप कुमार उनसे बेहद प्रभावित हुए थे। तो ये है सकारात्मक सोच, किसी काम के प्रति सकारात्मक सोच। हम जो काम कर रहे हैं अपनी पूरी एनर्जी लगाएं। एक पूरी एनर्जी जो है वो काम में भी सफलता दिलाएगी और दूसरे लोगों को भी वो अच्छी लगती है। तो और भी काफ़ी जानकारी है, लेकिन समय की भी एक सीमा होती है और ज़्यादा जानकारी मेरे ख्याल से फिल्म के बारे में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि और भी चीज़ें हैं वो जानकारियाँ छूट जाएंगी। तो आइए कुछ और जानकारी जो है जो
आज से ही संबंधित है वहाँ आपको साझा करते हैं। जैसे कि स्वर्गीय प्रभाष जोशी जी का जो है वो उनके बारे में, प्रभाष जोशी जी पुण्यतिथि, प्रभाष जोशी जी, ये अवनिंद्र त्रिपाठी जी जो कई बार फेसबुक में भी जुड़ते हैं, ये उनका पोस्ट है, हिंदी पत्रकारिता का स्तंभ है प्रभाष जोशी जी। तो इनके बारे में बता दें कि देश के जाने माने हिंदी पत्रकार, स्तंभकार और क्रिकेट राजनीति पर बेहतरीन पकड़ रखने वाले प्रभाष जोशी का जन्म 15 जुलाई 1937 को हुआ था और आपका 5 नवंबर 2009 को गाजियाबाद में निधन हुआ। थोड़ा सा प्रभाष जोशी जी के बारे में, क्योंकि आपने काफ़ी पत्रकारिता को दिया है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के निकट स्थित बड़वाहा में आपका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1936 को। में आपकी पत्नी उषा, मां लीलाबाई, 2 बेटे संदीप और सोपान तथा एक बेटी पुत्र सोनल है। हिंदी पत्रकारिता के आधार स्तंभों में से एक रहे हैं और राजनीति तथा क्रिकेट पत्रकारिता के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। आपने इंदौर से निकलने वाली हिंदी दैनिक नई दुनिया से शुरू की और प्रभाष जी राजेंद्र माथुर, शरद जोशी के समकक्ष थे। नई दुनिया के बाद प्रभाष जोशी भोपाल से प्रकाशित होने वाले मध्य देश से जुड़ गए। जब सन 1972 में जयप्रकाश नारायण ने मुंगावली की खुली जेल में माधो सिंह जैसे दुर्दांत दस्युओं का आत्मसमर्पण कराया था, तब प्रभाष जोशी जी इस अभियान से जुड़े सेनानियों में से एक थे। पत्रकार इस तरह से एक्टिविस्ट भी थे और दिल्ली आने के बाद प्रभाष जी ने पंडित भवानी प्रसाद मिश्र के संपादकीत्व में सर्वोदय जगत में काम किया। उन्होंने सन 1974-75 में एक्सप्रेस समूह के हिंदी साप्ताहिक प्रजानीति का संपादन किया। आपातकाल में साप्ताहिक के बंद होने के बाद इसी समूह की पत्रिका आसपास उन्होंने निकाली थी। तो ये प्रभाष जोशी को हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी। और बाबा नागार्जुन की भी पुण्यतिथि है, 5 नवंबर 1998 को आपका निधन हो गया था। बाबा नागार्जुन को श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, इन्हीं महापुरुषों पर, इन्हीं लोगों से दिशा लेकर। और अवनिंद्र त्रिवेदी जी जो आरजेएस, जो कि फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और कभी कभी फेसबुक लाइव में भी आते हैं, तो पुण्यतिथि पर नमन है बाबा नागार्जुन को। और बाबा नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार में हुआ था। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। आपने अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की थी। साथ ही साथ आपने संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बाबा नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा है। आपका निधन 5 नवंबर 1998 को जिला दरभंगा हुआ था। तो बहुत ही नमन है ऐसे साहित्यकार को। अब भूपेन हजारिका को भी हम लोग याद करें आज उनकी पुण्यतिथि पर, क्योंकि आप जानते हैं, ओ गंगा तू बहती है क्यों, बहुत ही सुरीली आवाज़ और खुद ही लिखते थे गीत और खुद ही संगीतबद्ध करते थे और खुद ही गाते थे। तो ऐसे लोगों को याद करना, जो पूर्वोत्तर को सम्मान देना बहुत ही ज़रूरी है। स्वर्गीय भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को सदिया, असम में हुआ था। हजारिका के पिताजी का नाम नीलकांत और माताजी का नाम शांति प्रिया था। उनके पिताजी असम के शिवसागर जिले के नाजिरा शहर में से थे और 10 संतानों में सबसे बड़े हजारिका का संगीत के माता के कारण हुआ, जिन्होंने उन्हें पारंपरिक असमिया संगीत के में पिला दी। बचपन में ही उन्होंने अपना प्रथम गीत लिखा था और 10 वर्ष की आयु में उसे गाया। साथ ही उन्होंने असमिया चलचित्र की दूसरी फिल्म इंद्र मालती के लिए सन 1939 में 12 वर्ष की आयु में काम भी किया। हजारिका ने करीब 13 साल की आयु में तेजपुर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए वे गुवाहाटी गए। सन 1942 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। सन 1946 में हजारिका ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए किया। इसके बाद पढ़ाई के लिए वे विदेश गए। न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी। हजारिका जी बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इनके अलावा वे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी रहे हैं। वे भारत के ऐसे विलक्षण जो अपने गीत स्वयं लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। उन्हें दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है। उन्होंने कविता, लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में काम किया। भारत सरकार ने 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और मरणोपरांत सन 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भूपेन हजारिका जी का निधन 5 नवंबर 2011 को असम में हो गया।
तो ये भूपेन हजारिका जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि देकर अपना एक कर्तव्य पूरा किया है, और ये नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों को है। तो इस तरह के सकारात्मक चीजें हो रही हैं, लेकिन देश में भी हो रही हैं, उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। आपको ये कल की घटना जो खबर आई है एनबीटी नवभारत टाइम्स की, आप खुद ही पढ़ लीजिए और आप विचलित हुए बिना नहीं रहेंगे कि आज इस जमाने में भी इस तरह की बातें अगर हो रही हैं तो बताइए भारत कहां जाएगा। मटके से पानी पी लिया तो नाराज दबंगों ने तोड़ा दलित का हाथ, घर वालों को भी पीटा। यह घटना बुंदेलखंड की है। हम लोगों के लिए पूरा भारत एक परिवार है। वहां पर हम तो ये दलित नाम भी संबोधन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये अखबार के शब्द हैं और अक्षरशः वो उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि ये आरजेएस की चीज नहीं है। हम लोगों की नजर में पूरा भारत जो है एक परिवार है। और ये घटना बुंदेलखंड की है। यहां ऊंची जाति के 3 लोगों के एक दलित शख्स के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। आरोपियों ने उनको इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया। इसके बाद उनके घर भी हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें अगर भारत में हो रही हैं तो ये नकारात्मकता, क्योंकि इससे समाज बंटता है। ये जो हाइलाइट्स है उसके अंदर लिखा हुआ है कि यूपी के ललितपुर में दबंगों ने एक दलित युवक का हाथ तोड़ा। युवक ने आरोपियों की दुकान पर मटके से पी लिया था पानी, परिवार को भी पीटा। 3 घर वाले घायल हुए। एफआईआर दर्ज कर पुलिस की टीमें आरोपियों को ढूंढ रही है। तो ये नवभारत टाइम्स की खबर थी, नवभारत की। तो वो आप लोगों तक हमने इसलिए पहुंचा दिया कि देखिए हमारे भारत में नकारात्मकता भी इसी तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की अहमियत बढ़ती जा रही है। क्योंकि सकारात्मक भारत जो है वो सुरक्षित भारत होता है। इसमें आपको पूरा भारत, कुछ लोगों के कमेंट्स आ गए हैं, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का कमेंट्स पढ़ दिया गया, और मुकेश भटनागर जी अधिक आवश्यकता है, मेरे ख्याल से वो पढ़ दिया गया। और कुमार शर्मा जी शिक्षक लिखते हैं, जी मेरे दादाजी आकाशवाणी के समाचार और विभिन्न कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुनते थे। मिट्टी की महक के कार्यक्रम जो रात 10 बजे आता था, उस समय सर्दियों का समय था और बच्चाओं से वो सुनने को उत्सुक रहते थे। गांव में रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी से जुड़े रहते थे। आकाशवाणी और दूरदर्शन की सकारात्मकता सचमुच सराहनीय और मनमोहक है। जी हाँ, आपने उसको समर्थन किया है हरीश कुमार शर्मा जी, और निश्चित रूप से आपके दादाजी सकारात्मक रहे होंगे, क्योंकि जहां चाह वहां राह। आज दुनिया में हर चीज उपलब्ध है। आप युवा वर्ग को देख लीजिए, जहां उनकी जो चीजें पसंद की होती है वो वहां देख लेते हैं। उसके लिए आपसे पूछने की जरूरत नहीं होती। और इसलिए जो लोग आप उनके व्यक्तित्व की, जैसे कि आप लोग सकारात्मक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, और इसीलिए विश्राम वाचस्पति जो है वो आप जुड़ते हैं। विश्राम जी आप लगातार जुड़ रहे हैं, आपकी सकारात्मकता जो है। और आपको मैंने देखा है जब पार्टी होता था उसमें भी आप जुड़ते थे। इधर वॉच पार्टी नहीं हो रही है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कुछ विचार लेकर आए। मैं और सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप कुछ ना कुछ विचार लेकर आए। आम के साथ आपके विचार जब YouTube पे चले जाएंगे, फेसबुक लाइव के 19 ग्रुपों में जब इसको शेयर कर दिया जाता है, तो ये आपके नाम से जब बोला जाता है, ये चीजें वहां तक पहुंच जाती हैं। तो ये मंच जो है ये आपके ही विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का है। अब आप विचार नहीं देंगे तो हमारी वो कोशिश जो है वो अधूरी हो जाएगी, क्योंकि ये फेसबुक लाइव आप लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आज 84वां अंक में आप जुड़े हैं। इसको कम से कम सेंचुरी तक, 100 अंकों तक पहुंचाने का है। उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। आरजेएस फैमिली जैसा कहेगी आगे इसको बढ़ाया जाएगा, और नहीं तो इसको 100 अंक करने के बाद इसको स्टॉप कर दिया जाएगा, कुछ और किया जाएगा। वैसे आरजेएस की पीडीएफ जो है वो भी अब आएगी नवंबर अंक की, जिसमें कि आप लोगों के बारे में और आरजेएस राष्ट्रीय करके वहां पर दे दिया गया है। अब तक नए नए जो अवार्ड हैं वो भी उसमें इंसर्ट कर दिए जाएंगे। तो जितने भी आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान हैं वो एक जगह पे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। तो आपके जब विचार यहां रहेंगे तो इससे कार्यक्रम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और वन साइडेड भी नहीं रहेगा, और आप लोगों के विचारों पर चर्चा भी हो जाएगी। जैसे आकाशवाणी की चर्चा हुई तो आपने विचार दिया, तो इन विचारों से ही तो भारत सकारात्मक बनेगा। और आपके विचारों की इंपॉर्टेंस आप समझिए, क्योंकि वो जरूरी है। बिना आपके विचारों के इस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह की चीजें हमने आपको शेयर कर दी हैं। थोड़ा सा समय बचा है, अगर किसी के पास कोई विचार है तो आप जल्दी प्रस्तुत कर दीजिए, क्योंकि
जैसे अभी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के पोस्ट आपने देखा था, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना से जो अवार्ड को घोषित किया है अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी, पटना बिहार। पीएमसीएच के स्वास्थ्य कर्मी आप रहे हैं और आपने पीएमसीएच में विभागाध्यक्ष सर्जरी के जो डॉक्टर यूपी सिन्हा थे, उनकी स्मृति में आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान आपने घोषित किया है। तो इस तरह से आप लोगों की चर्चा और आप लोगों के सम्मान को भी दिखाना हम अपना फर्ज समझते हैं, क्योंकि यही जो राष्ट्रीय सम्मान है धीरे धीरे भारत का एक अनूठा सम्मान बनेगा और लोग अपने पूर्वजों के प्रति जो है वो कृतज्ञता जाहिर करेंगे। क्योंकि आपके अभी हाल ही में एक और नया अवार्ड जो है घोषित किया गया है, वो अशोक जैन जी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अलका जैन जी जो दरियागंज दिल्ली के हैं, अपने पिताजी स्वर्गीय रामकिशन जैन डालमिया जो दरियागंज नई दिल्ली के हैं, उनकी स्मृति में श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक जैन कवि के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। और यह श्रीमद राजचंद्र जी महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। इतना बड़ा अवार्ड जो है जिसको देश को हम लोग बताएंगे। आप ही बताइए श्रीमद राजचंद्र जी को कितने लोग जानते हैं भारत में। लेकिन आरजेएस इनके व्यक्तित्व के बारे में जल्द ही बताएगा और विशेष रूप से बताएगा। आप इसी फेसबुक लाइव में जुड़े रहिए। राजचंद्र जी को महात्मा गांधी जी रायचंद जी कहते थे, रायचंद जी कहते थे महात्मा गांधी, उन्हीं के शब्दों में है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ महात्मा गांधी जी ने किताब लिखा है, सत्य के, महात्मा गांधी का किताब आप लोग जानते होंगे, उसमें रायचंद्र जी का जिक्र महात्मा गांधी जी ने किया है कि जब भी मैं व्याकुल होता था, जब मुझे कुछ देश की समस्याओं से उलझ जाता था, उलझन होती थी, समझ में नहीं आता था आगे क्या करें, तो फिर वो रायचंद्र जी को पत्र लिखते थे। फिर रायचंद्र जी उनको जवाब देते थे। कभी मुलाकात होती थी, उसमें उनको गांधी जी को मार्गदर्शन करते थे। तो इतना बड़ा रोल रहा है गांधी जी के जीवन पर, इतना प्रभाव राजचंद्र जी का रहा है। श्रीमद राजचंद्र जी जैन कवि थे, समाज सुधारक थे, फिलोसोफर थे। और तो ऐसे लोगों को याद करना, यही सकारात्मक भारत आंदोलन है। और इसकी जड़ें जो है हम लोग मजबूत करेंगे और उसमें आप लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, तभी आप लोग फेसबुक लाइव में जुड़े हैं। लेकिन आपके विचार, आपकी कविताएं, आपकी कहानियां वो आने चाहिए। तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि कुछ लोगों ने तो लिखा है और कुछ लोगों ने पोस्ट भी भेजा है, तो उसको हमने यहाँ पे शेयर किया। और आपने देखा मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब का भी पोस्ट जो है वो उन्हीं के आईडी से आया हुआ है, तो उसको भी शेयर किया गया। कभी कभी डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जो है केंद्रीय स्वास्थ्य में, उनका भी किया जाता है, कभी जो है वो उनका किया जाता है। और लेकिन लगातार हम लोग किसी एक पक्ष में नहीं है। ये आरजेएस किसी भी प्रभाव से मुक्त है, किसी भी प्रभाव से। और चाहिए स्वतंत्र रूप से सकारात्मकता का जो दृष्टिकोण आरजेएस के फैमिली के लोगों ने तैयार किया है, सेल्फ रेगुलेशन। अगर सेल्फ रेगुलेशन हो तो किसी कानून से भी बड़ी चीज होती है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि कानून की काट लोग बनाने के लिए तैयार रहते हैं कि कौन सा कानून है, उसकी क्या काट हो सकती है, उसको कैसे रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है। यहां पे एक सेल्फ रेगुलेशन है। आप अपने आप को अनुशासित रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे। अनुशासित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। और आपसी सहयोग, भाईचारा, जैसे कि आरजेएस सूचना केंद्र के द्वारा जो है, एक भाई को चाहिए दिल्ली में फ्लैट चाहिए, तो ग्रुप में भेज दिया गया है और कुछ लोगों को बता दिया गया है। अब धीरे धीरे आ रहे हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं, वो पसंद भी कर रहे हैं। पसंद हो जाएगा तो उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। सूचना केंद्र जिले वाइज करने की हम लोगों की कोशिश है, क्योंकि जन सरोकार से जब तक हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो उस सकारात्मकता का क्या मायने है। आप किसी तकलीफ में हैं और आपको आता है, तो ऐसी आरजेएस फैमिली से क्या फायदा है। आप मान लीजिए दिल्ली आते हैं, बाहर राज्यों के रहने वाले हैं, दिल्ली वालों को तो नहीं जरूरत है, लेकिन आरजेएस फैमिली चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर है, तो वहां के लोग दिल्ली आते हैं, इतनी व्यवस्था नहीं कर सकता है कि वो 2 दिन 3 दिन जितने दिन अपने बाल बच्चों के साथ आकर रह सकें। फिर परिवार कैसा है, जरा गंभीरता से सोचिएगा, फिर परिवार कैसा है। तो अब जो है उस दृष्टि में राष्ट्रीय वेबिनार करके सकारात्मक भारत भवन जो है वो अप्रूव्ड हो गया है। अब वो उसकी कल्पना हो गई है, अप्रूव्ड हो गया है, जमीन भी मिल गई है
उसको देखने की बात है और जाने की बात है। और उसको क्योंकि कोरोना है इसलिए उसमें ज़्यादा उत्साह नहीं आ रहा है कि जल्दी आदमी चला जाए। देखा है दिल्ली के अंदर ही डॉक्टर नरेंद्र ने घोषणा की है ज़मीन दान की, वो भूदान कर रहे हैं। तो ये है आरजेएस की सकारात्मकता। सारे काम संभव हैं, सब कुछ हो सकते हैं। विश्वास, आस्था, सकारात्मकता पे बनाए रखिए और अपने बातों को यहाँ पर लेकर आइए। यही मेरा निवेदन है कि आपके क्या विचार हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 4 लाइन के विचार, 5 लाइन के विचार। आप देश से क्या कहना चाहते हैं, सरकारों को जगाने के लिए क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये फिर यूट्यूब पे लग जाएगा और सारे ग्रुपों में भेज दिया जाता है, तो केवल बातें सुनने का ये मंच नहीं है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि धीरे धीरे इसको एक फॉर्मेट में लाया जा रहा है कि ये बातों को सुनने का मंच नहीं है, बल्कि ये जुड़ने और आपकी बातें और लोगों तक पहुंचाने का मंच है। जैसे डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी से टेलीफोन पे इसी तरह की बातचीत करते करते ऐसा लगा तो उसको यूट्यूब पे लगा दिया गया और आपको यहाँ पे साझा किया गया। लेकिन ग्रुप में आप अपने बच्चों को सुनवा सकते हैं, क्योंकि अच्छी बातें आपको सुनवानी पड़ेगी। अगर अच्छा बच्चा चाहिए, अगर अच्छा संस्कार देना है, तो आपको उन बच्चों को कह के कि इसको आपको सुनना है, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज की भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जनरल नॉलेज की, अब जैसे संजीव कुमार के बारे में कि उनका जरी वाला नाम था, तो वो चीज़ें बच्चे के जहन में आ जाएगी, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाता है। और भी तमाम चीज़ें हैं जिसको जो कि इसमें अवेयरनेस के लिए है। अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं, वो हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब यहाँ पर हम समापन करेंगे और कल 85वां अंक के साथ फेसबुक लाइव में जुड़ेंगे। आप लोग भी जुड़िएगा और विचारों के साथ आइएगा, या अपने वीडियो या अपने विचार 10 लाइन का आलेख या फिर 2.5 मिनट तक की वीडियो या ऑडियो आप भेजिए, उस पर हम लोग काम करेंगे, उसको यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो मोहक मुस्कान के साथ जय हिंद, जय भारत। और अब समय समापन करते हैं उसी गीत से जो आप लगातार सुनते हैं, वो सकारात्मक सोच है, उसी के साथ आपको छोड़े जाएंगे। ये गीत बहुत ही अच्छा है, ये मुंबई से आरजेएस सकारात्मक सॉन्ग साहिल जी का। तो आइए जय हिंद कर देते हैं और इसी गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन कर देंगे, मोहक मुस्कान के साथ। जय हिंद। गीत सुन लीजिए। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूलें, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।